नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन यानी एरिया और वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल और आयतन। कुछ स्पेसिफिक आकृतियां जो हमें बताई गई है हमारे जो सिलेबस के अनुसार है, उन आकृतियों का हम आयतन निकालेंगे अगर आयतन है तो। क्योंकि जैसे आकृतियां अगर 2D होती है, 2D का मतलब अगर कागज पे होती है, तल पे होती है, तो उनका आयतन नहीं होता। जो आकृतियां कागज पे होती है उनका आयतन नहीं होता। तो जिन आकृतियों के पास आयतन है उन आकृतियों का आयतन भी निकालेंगे प्लस क्षेत्रफल भी निकालेंगे। लेकिन हाँ, जो आकृतियां एक तल पे होती है, जिन्हें प्लेनर कहा जाता है, प्लेन पे कहा जाता है, समतल आकृतियां कहा जाता है, उनके पास क्षेत्रफल होता है, तो हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जिसके पास क्षेत्रफल है उसका केवल क्षेत्रफल है, केवल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जिनके पास क्षेत्रफल और आयतन दोनों है उनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों पड़ेंगे, लेकिन उन्हीं आकृतियों का जो हमें सिलेबस में बताई गई है। क्लियर है? तो ये चीज हमारे कोर्स का हिस्सा रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं एरिया की। एक्चुअली एरिया है क्या? ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इस आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ में हम क्या करते हैं? मैथ में हमारा जो बेसिक आइडिया होता है वो होता है किसी चीज को मापना। समझिए बात को, किसी चीज को मापना। आज आपकी हाइट है, वो आप बताएंगे 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 4 इंच बताएंगे ना। हमने क्या किया? हाइट को एक नंबर में चेंज कर दिया। पकड़िए बात को, कहानी को समझिए। आपकी हाइट को हमने एक नंबर में चेंज कर दिया। आप दुकान से जाके चीनी लेके आते, कितने? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। हमने उस चीनी को भी एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? समझिए। आपके मोबाइल है आपके पास, उसको भी एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फोन नंबर कहते हैं उसे आप। हो गया। अब आपकी पूरी आइडेंटिटी एक आधार कार्ड एक नंबर में कन्वर्ट हो गई। तो मैथ्स का पूरा काम यही होता है कि जो आपका रियल वर्क जो है, जो आपका रियल वर्ल्ड है, उस रियल वर्ल्ड की हर चीज को एक नंबर में कन्वर्ट किया जाए, एक नंबर दिया जाए। बात सुन रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं आपको सार समझ में आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? मैथ्स क्या कर रही है और मैथ्स ने अब तक जो है वो क्या किया है? आपकी हर चीज एक नंबर में कन्वर्ट हो गई। नंबर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है, कितने रुपए का है? वो एक नंबर है। आपके मोबाइल का कैमरा वो 20 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, नंबर। सोचिए, सोचिए बात। आप कितने भाई बहन हैं? नंबर। आपकी उम्र क्या है? नंबर। आपका ब्लड प्रेशर क्या है? नंबर। देख पा रहे हैं? आपकी हार्ट रेट क्या है? एक नंबर। ये सब कुछ हो क्या रहा है? सोचिए, हो क्या रहा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया कि सब चीजों को नंबर में बदला गया? नंबर बदलने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली नंबरों के पास सबसे बड़ी बात होती है क्रम। क्रम, ऑर्डर होता है। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। और कितना बड़ा? 5 2 से कितना बड़ा है आपको पता लगता है। 5 2 से कितना बड़ा है ये आपको पता लगता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल टाइम में, जो आप अगर मैथ्स में ना कन्वर्ट करें, तो ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 मोबाइल है। आप कहेंगे सर एक मोबाइल की जो क्लैरिटी है वो ज्यादा अच्छी है, एक की कम अच्छी है। इतना तो ठीक लग रहा है, कम है ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कैसे एक तीसरा मोबाइल और आ जाता है जिसकी क्लैरिटी भी अच्छी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल ज्यादा अच्छा है, कितना अच्छा है, क्या नहीं है? समझ रहे बातों को? अगर आप सिर्फ बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी उनके बीच के गैप को, बीच के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। आपने कहा कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। आप कहेंगे मेरे 2 भाई मुझसे बड़े हैं, बड़े हैं। लेकिन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पता है कि बस इन 2 भाइयों का जन्म या इस एक भाई का जन्म आपसे पहले हुआ है। कितना पहले हुआ है, कितना वो आपसे बड़ा है, कितना गैप है आपके बीच में। तो मुझे जब तक नंबर्स में आप नहीं बताएंगे ना, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जैसे आप नंबर बता देंगे मैं 20 साल का और मेरा भाई जो है वो 27 साल का है, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे दिमाग में। वरना अधूरापन सा महसूस होगा मुझे। आप कहेंगे मेरा भाई बड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, बस इतना, बस एक हल्का सा एक जो है वो मुझे पॉइंट मिला कि ये आपसे बड़ा है, इसका जन्म पहले हुआ है। बाकी मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभी भी कंफ्यूज हूँ। जैसे आप मुझे नंबर्स में बता देंगे ना, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। आप कहोगे ये 27 का, ये 20 का, बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आप कहेंगे ये 27 साल का है, मैं 20 साल का हूँ, ये मेरा भाई है जो 27 साल का है, मैं 20 साल का हूँ, मैं सब समझ जाऊंगा।
ये है नंबरों का खेल। तो नंबरों ने हमें दुनिया को इतना आसान कर दिया समझना, इतनी इजीली हम समझ पाते हैं कि आपका मोबाइल से दूसरा मोबाइल कितना बेटर है। ये कैसे पता चलता है कि भाई कैमरे की बात करें अगर, तो आपका कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, उसका मान लिया 48 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल, गैप साफ में पता चल जाएगा इतना गैप है, इसलिए इतना अच्छा है। बात समझ पा रहे हैं? भूकंप आया, आपने कहा कि तेज भूकंप आया, नेपाल में भी आया, उन्होंने भी कहा तेज आया। राजस्थान में एक भूकंप आया, तेज आया। नेपाल में भी कुछ दिन बाद में दोबारा भूकंप आया, नेपाल वालों ने भी कहा तेज आया। अब कैसे पता चले कि नेपाल वाला ज्यादा तेज था या भारत वाला या राजस्थान वाला ज्यादा तेज था? तो आप हो गए ना कंफ्यूज। नेपाल वाले को ना भैया बहुत तेज, क्योंकि नेपाल वाले ने राजस्थान वाले को नहीं देखा और राजस्थान वाले ने नेपाल वाले को नहीं देखा, तो नेपाल वाला का भैया हमारे यहाँ तो बहुत तेज भूकंप आया, राजस्थान वाला कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा तेज भूकंप आया। नहीं पकड़ पाए। जैसे ही यहां इन्होंने बताया कि हमारा भूकंप 3 तीव्रता का था राजस्थान वालों ने, और वहां जो है नेपाल में उन्होंने कहा 2.8 तीव्रता का आया, तो एकदम क्लियर हो गया कि राजस्थान वाला ज्यादा आया था। चाहे उसने नेपाल वाले ने राजस्थान वाले को देख झेला हो ना झेला हो, बर्दाश्त किया हो ना किया, लेकिन वो समझ पा रहा है कि अगर वहां 3 आया यहाँ 2.8 है तो वहां ज्यादा आया था। मैं कह ही रहा हूं वहां मेरे से ज्यादा वहां आया था, कितना ज्यादा आया था ये भी समझ में आ गया। तो ये है मैथ्स का पूरा खेल, नंबर में कन्वर्ट करना। अब क्षेत्रफल का आइडिया क्या है? कोई भी आकृति जिस क्षेत्र को घेरती है, ये आकृति है, मुझे नहीं पता ये शेप क्या है, शेप के बारे में मत पूछेगा, हम शेप से बात भी नहीं करते। जब आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, आपका खेत है, आपका खेत कौन सा त्रिभुज है, कौन सा आयत है, कौन सा वर्ग है, नहीं होता ना, आड़ा टेढ़ा ही होता है। जैसे मैंने अभी शेप बनाया, ये मान लीजिए आपका खेत है, खेत ऐसे ही होते हैं। तो आपका ये जो खेत है, इस खेत को ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्षेत्र ने जो है वो एक, इस हिस्से ने इसने क्या किया है, जो धरातल था, जो भूमि थी, उस भूमि के कुछ एरिया को बाउंड किया है, बांधा है अपने अंदर। बांधा है नहीं बांधा? अब अगर आप फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, तो कहां तक करेंगे? यहां करेंगे। कुल मिला के कितना हिस्सा है, कितना भाग है आपके पास खेती करने के लिए? इस पूरी पृथ्वी की सारी जमीन में से कितना हिस्सा आपके पास अब है जहां पे आप खेती कर सकते हैं? तो ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि अगर ये मैं नहीं समझूंगा तो मैं फिर दूसरे से कैसे पता लगाऊंगा कि कोई कहे मेरे पास भी खेत है, मैंने कहा जी मेरे पास भी खेत है, अब मुझे कैसे पता चले कि उसका खेत मेरे खेत से कितना बड़ा है, उसका खेत मेरे खेत से कितना बड़ा है, या उसका खेत मेरे खेत से कितना छोटा है, क्या अंतर है हमारे खेत के अंदर। तो इसे समझने के लिए हमने क्या किया कि ये जो खेत है, ये जो पूरा हिस्सा है बीच अंदर वाला, इसको नापने के लिए एक मात्रक बनाया जिसका नाम था क्षेत्रफल। मापन के लिए एक तरीका बनाया जिसका नाम था क्षेत्रफल। अब याद रखिएगा, हर चीज को मापने का एक तरीका बनाना पड़ा हमें। क्यों बनाया? क्या तरीके और नहीं बन सकते थे? बिल्कुल साहब, और तरीके भी बन सकते हैं, मापन के बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल को ही क्यों बनाया? ये क्यों बनाया? ये प्राइमरी था। हो सकता है एडवांस आएंगे और नए नए तरीके बनाते हैं। आप देखिए हाई लेवल मैथमेटिक्स में आप जाएंगे ना, तो क्षेत्रफल को हम रीडिफाइन करेंगे, हम क्षेत्रफल को व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। दूरी को देख लीजिए, दूरी एक छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे ही आप बीएससी सेकंड ईयर में आते हैं या फाइनल ईयर में आते हैं, दूरी समस्या के नाम से बुक आ जाती है जो दूरी को पूरा जनरलाइजेशन कर देती है, दूरी को बढ़ा के कहीं का कहीं ले जाती है, होता है, और तरह तरह की दूरियां ऐड करती है। फिर आपको समझ में आता है कि जो दूरी आप नाप रहे थे वो नापने का एक तरीका था, और भी तरीके संभव है, सेम वैसे ही जैसे क्षेत्रफल वाला है एक तरीका है, और भी ढेर सारे तरीके, व्यापक तरीके अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। क्लियर हो? आपको समझ में आया ये बात? तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला तरीका था मापने का, जिसको एरिया कहा गया, क्षेत्रफल कहा गया। अंदर का जो हिस्सा है, ये कितना हिस्सा इसने घेरा है, कितना क्षेत्र इसने घेरा है, परिबद्ध किया है, वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। हो गया? अब यहां तक, इसके बाद में इस क्षेत्र को बंद करने के लिए इसके बाहर आप तारबंदी करवाएंगे। तो ये जो तारबंदी आपने करवाई है, ये जो तारबंदी देखिए, ये तो है आपका क्षेत्रफल, अंदर जो भी है वो है क्षेत्रफल, और ये जो तारबंदी आपने करवाई है चारों तरफ बंद करने के लिए, ताकि आपका खेत सुरक्षित रहे, ये आपके खेत का परिमाप कहलाता है। परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहते हैं, ये पेरीमीटर कहलाता है, और ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि जब पेरीमीटर परिमाप को आप नापेंगे कि भी कितना तार आपका लगा, तार नापा जाएगा, क्योंकि तारबंदी करवाएंगे तो पैसे तो चुकाएंगे ना अगले को, जिससे आपने तारबंदी कराई है उसको पैसे चुकाने होंगे। तो आप पूछेंगे भैया बता कितना तार लगा, उसने आपसे जरूर कोई रेट पे बात की होगी कि इतने तार के इतने रुपए लूंगा, तो आप पूरा तार नपवाएंगे कि आपका तार किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट तक आने पर कितना तार आपका लगा। उस तार को आपने किसी मात्रक में तो नापा होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, फुट में, किसी में तो नापा होगा।
ऑब्वियसली बात है। देखिए परिमाप दूरी है, लंबाई है, और लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट इन्हीं में नापी जाती है। तो जिसमें भी आपने नापा है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आपने मीटर में नापा, नॉर्मली हम क्योंकि स्टैंडर्ड मीटर ही होता है तो मीटर में नापा, तो ये मीटर में नापा, तो जो आपका एरिया होता है वो वर्ग मीटर में आता है। फिर वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर। जिसमें भी आपने परिमाप को नापा है, रिपीट कर रहा हूं, परिमाप को जिसमें भी नापा है उसका वर्ग क्षेत्रफल में आता है। मतलब अगर आपने परिमाप सेंटीमीटर में नापा है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आता है। परिमाप जो है इसको फुट में नापा है तो क्षेत्रफल फुट इंटू फुट आता है। फुट वर्ग फुट आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में बोले वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब मीटर का स्क्वायर। कई तरीके से आप इसको लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं मीटर का स्क्वायर, एक ही बात है, वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर, ये मीटर इंटू मीटर, ठीक है ना। ये होता है आपका दो आइडिया, परिमाप और क्षेत्रफल। तो अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल का आइडिया समझ लिया, परिमाप का आइडिया समझ लिया, कैसे निकलता है आते। सबसे पहले क्या करते ही ऑब्वियसली बात है वो होगी त्रिभुज, ट्राइंगल, त्रिभुज या ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल का आइडिया क्लियर है एकदम। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक है इसका परिमाप, परिमाप का मतलब है इसकी लेंथ, ठीक है। सबसे पहले परिमाप को डिफाइन कर देता हूँ। त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर इसकी जो लेंथ है, यहां से शुरू कीजिए किसी भी पॉइंट से, ए से बी तक, प्लस तारबंदी करवानी है उसको नाप रहा हूं मैं, ए से बी तक ए बी, बी से सी तक बी सी, सी से ए तक सी ए, पूरी लंबाई नप गई। ये पूरी लंबाई परिमाप कहलाती है। दूसरा आइडिया होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के हमारे पास कई सूत्र हैं जो हमारी मदद करेंगे इसको निकालने में। थोड़ा सा मैं इनको नाम दे देता हूं ताकि ज्यादा आसान रहे। नाम कैसे, जैसे ए जो कोण है, ये जो ए है, ए शीर्ष है, ए शीर्ष के कोण का नाम ए कोण होगा। तो ये जो ए कोण है इसके सामने की भुजा है उसकी लंबाई को मैं स्मॉल ए कह देता हूँ। सी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल सी कह देता हूँ। बी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल बी कह देता हूँ, ओके, ताकि बोलने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये देखिए ए बी कौन हुआ, सी हुआ, बी सी कौन हुआ, बी सी ए हुआ, सी ए कौन हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल पे आइए थोड़ा सा। क्षेत्रफल के हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, जिसमें से सबसे फेमस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पहले आधार गुणा ऊंचाई को समझिएगा। किसी भी एक शीर्ष पे जाइए, किसी भी एक शीर्ष पे जाइए, उससे सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालिए। किसी भी एक शीर्ष पे जाइए और सामने वाली भुजा पे लंब डालिए, वो आपका हो गया h, ठीक है, समझ के बाद ये ऊंचाई होगी आपकी, और आधार जिसके ऊपर लंब डाला है वो आपका आधार है। तो ये है ऊंचाई और ये है आधार, ये बेटा आपका आधार। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कौन होगा, जब आप जिस भी शीर्ष को पकड़ के लंब डालेंगे वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी और वो आधार जाएगा। इस तरीके से आप तीन चीजें बना सकते हैं। कोई ये नहीं कि अब पक्का हो गया कि सी से लंब डलेगा ना, ए से डाल लीजिए, ए से डाल लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। अगर ए से डालेंगे, अब आप कहेंगे सर ऊंचाई अलग आएगी, बिल्कुल आएगी, तो आधार भी तो अलग होगा, लेकिन क्षेत्रफल अलग नहीं होगा, चिंता मत करिए, क्षेत्रफल अलग नहीं होगा। यही तो खास है। मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स ऐसे नहीं बदलती है छोटी छोटी बातों को लेके, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक और हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल एक हो सकता है, ये रहा तीसरा, लेकिन चिंता मत करिए, रिपीट कर रहा हूँ, ऊंचाई चेंज होगी, कम ज्यादा होंगी, अलग अलग शीर्ष से ऊंचाई अलग लगाएंगी, एक बात। लेकिन ऊंचाई अगर बदलेगी तो आपकी भुजा भी तो अलग लगेगा, भुजा कौन सी सेम है, तो आधार और ऊंचाई जो दोनों है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन कुल क्षेत्रफल बराबर होता रहेगा, वो उतना ही आएगा। आधार अपने हिसाब से अपने आप अगर कम हो गया तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई कम हो गई तो आधार बढ़ जाएगा, दोनों मिला के एडजस्टमेंट कर लेंगे कि भैया टोटल जो है क्षेत्रफल वो बना रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हुआ एक क्षेत्रफल का आइडिया, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा बहुत प्यारे फॉर्मूले है, वो है त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति में क्या होता है, ध्यान दीजिए, जैसे ये दो भुजाएं ले ली, कोई भी दो कर्मागत भुजाएं जो अटैच है, जुड़ी हुई है, उनको ले लीजिए। जैसे बी सी और उसके बीच का कोण ले लीजिए, तो फॉर्मूला होगा 1/2 बी सी सामने बीच का कोण हुआ ए, उसका साइन में मान 1/2 BC साइन ए। आप ये यहां से भी ट्राई कर सकते हैं, 1/2 AC साइन बी। तीसरा ये भी ट्राई कर सकते हैं आप, 1/2 AB, इससे भी आप निकाल सकते हैं। एक और फेमस फॉर्मूला जिसको हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन सूत्र कहते हैं,
हीरोन सूत्र इस तरीके से काम करता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये यहाँ एस कौन है? एस को अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, इसीलिए हाफ पेरीमीटर कहते हैं। आप एस का मान रखिए, सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा बनाया है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो ऐसे फॉर्मूले को डिराइव जरूर करिएगा। थोड़ी सी अपनी क्यूरियोसिटी जगाइएगा कि मतलब ऐसे कहाँ से आया, ये कहाँ से आया हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र आपको पता है चतुर्भुज के लिए भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखिएगा और सेल्फ ट्राई करिएगा, क्योंकि सेल्फ ट्राई ही सबसे बढ़िया ट्राई है। चलिए मैं आगे निकलता हूँ। यहाँ तक हमारा परिमाप और क्षेत्रफल हो गया। इसकी कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए ये त्रिभुज, ये जो फॉर्मूला है ये तो हमेशा काम करेंगे, ये कोई बात पे फर्क नहीं करेंगे कि त्रिभुज ये वाला है या वो वाला है या कोई और वाला है, ये वाला वो वाला नहीं, सब वाला पे काम करेंगे। हर कोई त्रिभुज पे ये काम करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस जो हैं उनको काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उन केस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल में। देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपने जो आपका फॉर्मूला लगाया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये फॉर्मूला एकदम स्ट्रिक्टली काम कर लेता है, क्योंकि आपका जो लंब है वो आपकी ऊंचाई का काम कर देता है, जो बेस है वो आधार का काम कर देता है। तो यहाँ पे आपको लंब खींचना नहीं पड़ता, लंब खींचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी भुजाएं ऑलरेडी इस तरीके से हैं, है ना। बाकी त्रिभुजों में तो क्या होता है कि फॉर्मूला वो है, वो समकोण त्रिभुज के लिए है, वो अदर त्रिभुज के लिए भी है, सब त्रिभुजों के लिए वो फॉर्मूला है। तो लेकिन यहाँ वो आपका सीधा काम कर जाएगा, क्योंकि ये रही आपके पास हाइट और ये रहा आपका बेस। तो सीधा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1/2 बी इंटू एच। तो ये फायदा होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में देखिए आपकी भुजाएं जो होती हैं, आपकी भुजाएं ही आधार और लंब का या ऊंचाई का काम कर देती है। ये समकोण त्रिभुज की खासियत है। अब इसे ये मत समझिएगा ये फॉर्मूला हर त्रिभुज में काम करता है। हर त्रिभुज में फर्क समझिए। हर त्रिभुज में क्या होता है कि आपको लंब डालना पड़ता है, लंब डालना पड़ता है। यहाँ पे डला हुआ है, ऑलरेडी डला हुआ है, तो एक अच्छी चीज मिल गई। अब ऑलरेडी वो चीज है, आप लंब डालेंगे, फिर उसकी लंबाई को पता करेंगे। यहाँ पता करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही कंपनी ने सेट करके भेजा है। ये है समकोण त्रिभुज का फायदा। दूसरा हमारा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। इसमें भी बड़ी खासियत है, बड़ा कमाल का त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे आपको एक सच बात बताऊं कि ये जो भी मैं फॉर्मूले बना रहा हूं अब इन्हीं से बनाऊंगा। यही फॉर्मूले हैं, इसी में मैं अगर मतलब कुछ मान रख दूंगा तो ये फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अब क्या होता है आप कहते अच्छा अमित जी सर ने एक नया फॉर्मूला बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है कि वही फॉर्मूले के आप स्पेशल केस बना देते उसमें। अगर अब देखिए इसी को समझाता हूँ आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी हर भुजा ए होगी, कोई बी नहीं होगी। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। और हर कोण जो है तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे तो तीनों 60-60 के होंगे। तो अब आपके त्रिभुज का फॉर्मूला कोई सा भी, चाहे हीरो वाला लगा लीजिए, चाहे वो दूसरा था वो लगा लीजिए, ये भी तो फॉर्मूले थे, ये वाले लगा दीजिए, क्योंकि दोनों भुजाएं ए आनी है, क्योंकि तीनों भुजाएं ए है, तीनों भुजाएं ए है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि आप इन तीन में से कौन सा लगा रहे हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 में से आप कौन सा लगा रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा। जवाब नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक कोण चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, 60 डिग्री है। प्रत्येक भुजा चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, तीनों ए के बराबर है। और ये लीजिए sin 60 का मान होता है √3/2। ये हो गया √3/4 a²। मैंने कई जगह पे बच्चों को लड़ते हुए देखा है कि समद्विब जो कहते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है। ट्रायंगल से इस बात से बिल्कुल इरिस्पेक्टेड है, मतलब कोई संपर्क नहीं है इस बात से कि त्रिभुज कैसा है। प्रत्येक त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई काम करता ही करता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई काम करता ही करता है। नहीं, चलिए आपको ट्राई करवा देता हूं। ये रहा शीर्ष ए बी सी। ये आपने शीर्ष से लंब डाला, लंब समद्विभाजित करेगा क्योंकि प्रत्येक कोण 60-60 के बराबर है। ठीक है, भुजाएं बराबर है, तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम होंगे। तो ये आपका 90 डिग्री आप बनाएंगे, 90 डिग्री रहेगा, तो त्रिभुज सर्वांग सम होने की वजह से ये मध्य बिंदु होगा। ये जो डी होगा ये मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होने की वजह से a/2 ये आपका हो गया, a/2 a/2।
दोनों साइड में। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप जो एडी है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करिए और आप एडी निकालिए। एडी कौन है? लंब है। तो इस त्रिभुज में आए तो ए का स्क्वायर में से a/2 का स्क्वायर घट जाएगा, आपको एडी मिल जाएगा। तो एडी बराबर हुआ √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, a √3/2। ये आपका एडी हो गया। अब त्रिभुज क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल के दिखाता हूँ। आधार जो कि ए है, क्योंकि पूरा BD आधार होगा, BC जो है पूरा आधार होगा जो कि ए होगा। ऊंचाई आपकी ये रही। कितना है फॉर्मूला? √a²/4। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। मिला लीजिए, पिछली बार क्या था ये, इस बार क्या है ये। अच्छा, हीरोन का लगा के देखेंगे। हीरोन का लगा लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हीरोन वाले से क्या पता कुछ अलग हो जाए। आइए हीरोन भी ट्राई कर लेते हैं। हीरोन के लिए S निकालना पड़ता है। S के लिए होता है A + B + C। तो AB, BB और CB तीनों ही A है बाई 2, तो ये आ गया आपका 3a/2। अब आपने हीरोन वाले सूत्र में ये मान रखिए 3a/2 का, तो ये आ जाएगा S - A। S आ गया 3a/2, S - A 3a/2 माइनस A, तो a/2 बचा। फिर दोबारा B घटाएंगे, B भी A है तो ये भी a/2 हो गया। फिर a/2 हो गया। ठीक है, a/2 की पावर 4 होगी, 1 2 3 4, 3 अंदर रह जाएगा और a/2 की पावर 4 होगी। 4 पावर अंडर रूट से बाहर आएगी तो 2 पावर हो जाएगी, तो अंडर रूट 3 अंदर रहेगा और a/2 की पावर 2 बार आ गई। ये आपका हो गया a² अंडर रूट 3/4। मिला लीजिए, वही है पहले वाला। तो ये सिर्फ समझ का फ़र्क हो सकता है आपको कि इसका फॉर्मूला ये होता है। बेटा स्पेशल केस बन गया ना, अब B इसमें है ही नहीं, B A का ही है। अब आप कहेंगे सर ये इसमें आधार गुणा ऊंचाई का है, तो बेटा स्पेशल केस का मतलब क्या होता है? अब आपके पास A का मान, B का मान, C का मान किसी और ने ले लिया तो रूप भी बदलेगा, वो दिखने में अलग लगेगा। लेकिन दिखने में अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पुराने वाले सूत्र यहाँ काम नहीं कर रहे। उन्हीं सूत्रों में से इसको बनाया गया, उन्हीं का यूज़ करते हुए वो मिला लिया गया। अब वो दिख नहीं रहे होंगे लेकिन हुआ ऐसा ही है। जैसे आप मान लीजिए एक लाल कलर लिया और एक हरा कलर लिया, दोनों को मिक्स किया, कुछ और बन गया। अब आप कहेंगे सर ना तो हरा है इसमें ना लाल है। हरा लाल है, हरे लाल से ही बना है ये, तो उसी का ही है। अब ठीक है, वो मिक्स हो गया, इसने नया रूप ले लिया, वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो था नहीं। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। आप समद्विबाहु त्रिभुज में भी इनके स्पेशल फॉर्म बना सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। उसमें देखिए फॉर्मूले तो वही हैं, लेकिन स्पेशल फॉर्म क्या ले लेंगे वो देखिए। इस बार आपकी 2 साइड्स बराबर है, तीसरी साइड अलग है। मान लीजिए ये A है तो ये भी A होगी, क्योंकि बराबर है इसलिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाएं बराबर होगी। यहाँ से मैं लंब डालूंगा, D जो है वो आपके आधार को आधा आधा बांट देगा। तो आप कहेंगे सर हमेशा ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा हमेशा। इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? ये 90 है, ये 90 है, ये A है, ये A है, ये वाला कोण बराबर है। तो ये सब चीज़ें बराबर होने की वजह से ही, और ये भुजा देखिए AD भुजा दोनों त्रिभुज में है, AD भुजा दोनों त्रिभुज में है तो बराबर होगी। AD बराबर AD और कोण B बराबर कोण C, भुजा AB बराबर AC, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने की वजह से ये भुजा आधी आधी बन गई, b/2। अब आप आराम से इससे ये जो A है, ये जो AD है, इसकी मान निकाल सकते हैं। AD निकाल लीजिए, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो A² माइनस B²/4 आ गया AD। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपका B हो गया, ऊंचाई आपकी ये होगी। लघुत्तम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, 4 आ जाएगा। 4 भाग रखकर 1/2 हो जाएगा, बाहर 2 और खड़ा है तो 4 हो जाएगा। 4A² माइनस B²। ये लीजिए आपका आंसर है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की। अब यहाँ पे परिमाप का जब आइडिया है तो थोड़ा सा परिमाप के बारे में सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको परिमाप कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। परिमाप का मतलब है आपको तीनों लेंथों को ऐड करना है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आपको तीनों लंबाइयाँ चाहिए। फॉर्मूले की क्या जरूरत है ये बताइए। और त्रिभुज कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, तीनों लंबाइयाँ आपको जरूरत पड़ेगी। तीनों लंबाइयाँ जोड़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर 3 भुजाएं बराबर होगी तो चलिए वो फायदा मिल जाएगा। जैसे तीनों बराबर है तो इसका 3A हो गया। अब इसका मान लीजिए LB और ये यहाँ P नाम रख लेता हूँ, इसकी हाइट P है तो इसकी हो जाएगी HBP, H + B + P।
और यहाँ पे आपका 3 ही हो जाएगा, यहाँ पे आपकी दो भुजाएं बराबर थी तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा, तो a प्लस बी यानी 2a प्लस बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अलग ना लगे। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लेंथ को जोड़ देना, तो उसके लिए आपको तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी, अगर भुजाएं बराबर है तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर है तो एक भुजा से आपका काम चल जाएगा, वरना बराबर नहीं हुई तो आपको तीनों चाहिए होंगी। दो भुजाएं बराबर होगी तो फिर एक का काम दूसरी भी कर देगी, तो वो अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये ए हो गया, तो एक भुजा अगर आपको पता चल गई उसके सामने वाली भुजा बराबर है तो दोनों ही पता लग गई, तीसरी भुजा का पता करना पड़ेगा, तो यहाँ परिमाप हो जाएगा। तो ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा 10% ऑफ टाइप से, कि अगर आपको एक भुजा पता है तो दूसरी भुजा भी ये है, तो चलिए वो फ़ायदा हो गया, एक भुजा कम पता करनी पड़ी आपको। तो ये आपके परिमाप है। अब आ जाते हैं चतुर्भुज पे, है ना, क्वाड्रिलेटरल। देखिए ज़बरदस्त आइडिया है एक्चुअली। कई बार चीज़ों को समझने में थोड़ा सा हमारे बीच में गैप रह जाता है। अगर आप एक चतुर्भुज को समझे थे कि चतुर्भुज जो है वो एक्चुअली दो त्रिभुजों का संयोग है। आप दो त्रिभुज लेंगे, उसकी एक भुजा कॉमन रख के दोनों को चिपका दीजिए। दो त्रिभुज हैं आपके पास, उन दोनों त्रिभुज में एक भुजा को कॉमन लेके चिपका दीजिए, चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। यही चतुर्भुज है। अब नॉर्मली हमें क्या लगता है, ध्यान से समझिए, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज कौन सा? चार भुजाओं वाला। लेकिन इसी कंसेप्ट को अगर आप एक अलग एंगल से देखें तो आपको समझ में आएगा चतुर्भुज कुछ और नहीं है। एक काम करिए, एक चतुर्भुज लीजिए, ऐसे समझिए, आप आड़ा टेढ़ा कैसा भी, जैसा आपका मन करे एक चतुर्भुज बना लीजिए। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आड़ा टेढ़ा, तिरछा टेढ़ा, जो आपके मन में करे एक चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं होती है, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें को समझना पड़ेगा। और समझने में ये आता है कि अगर मैं इसके किसी भी एक विकर्ण को पकड़ता हूं और विकर्ण से मैं इसको कट कर लेता हूं, ये लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक कैंची चला दूं इसके ऊपर, एसी के ऊपर, तो दो त्रिभुज बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इसका मतलब है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों को जोड़ लीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना होगा, ये रहे आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लंब डाल दीजिए, ये लंब डाल दिया आपने। सपोज कीजिए ये लंब H1 है, फिर बी से लंब, ये नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ लंब डाल दीजिए, ये H2 हो गया। और ये जो आधार है आपका, है ना, जो बेस है जिसके ऊपर लंब डाला है, उसको D मान लीजिए। तो आप सरप्राइज हुए नहीं हुए इस बात से कि चतुर्भुज का कोई क्षेत्रफल होता ही नहीं है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं होता का मतलब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। क्षेत्रफल तो होता ही है, क्योंकि जब यहाँ पे फसल, आपका खेत चतुर्भुज के साइज का हो तो फसल उगेगी, गेहूं जो भी आप उगाएंगे वो उगेगा, तो एक क्षेत्र है, तभी तो ऐसा हुआ ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहले का H1 इंटू D, 1/2 आधार गुण हो चाहिए पहले त्रिभुज का, 1/2 H2 इंटू D दूसरे त्रिभुज का, 1/2 D कॉमन निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2। अब हमें ये लगता है कि चतुर्भुज का ये फॉर्मूला है, तो चतुर्भुज का नहीं है बेटा, दो त्रिभुजों का जोड़ है ये। तो चतुर्भुज जो है एरिया वाइज जब हम बात करते हैं तो हम दो त्रिभुजों के जोड़ को ही चतुर्भुज कहते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, बन जाता है। अब इसमें स्पेशल फॉर्म जो आती है उसकी बात कर लेते हैं, इसके स्पेशल केसेस का। देखिए एरिया तो फॉर्मूला तो ये हो ही गया, अब इसके स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। मतलब अगर ये समलंब चतुर्भुज हो तो क्या हो, स्पेशल केसेस में सबसे पहला आता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि आपकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं, दो भुजाएं आपकी समानांतर होती है, ये रही, बाकी दो भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं। जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लेंथ अगर आप A और B दें, इसकी लेंथ A मान लीजिए, जो भुजाएं समांतर है उनकी लेंथ A और B है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी h है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ABCD का क्षेत्रफल, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी h। ये आपका हो गया। अब आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे, आप डेरिवेशन में जाएंगे तो वही जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। जो मैंने आपसे कहा कि सेम आइडिया जो है
वही होता है, दो त्रिभुजों में डिवाइड करना और उसका क्षेत्रफल निकालना, फिर उनको जोड़ देना, इससे ही आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं डेरिवेशन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब समांतर चतुर्भुज भुजाएं जो होती है, आमने सामने भुजाएं समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो ये समानांतर भी है और ये बराबर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये भुजा ए है तो ये सामने वाली भुजा भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये सामने वाली बी होगी। अब आपके पास आपको सिर्फ लंब डालना है, ये रहा आपका लंब, सपोज कीजिए ये H1 है। तो अब यहाँ से दो त्रिभुज बन जाएंगे आपके, है ना। और वही फॉर्मूला जो भी आपने ऊपर लगाया था चतुर्भुज वाला, ये आपका काम कर जाएगा। ए और बी दोनों की दोनों ए हो जाएंगी, क्योंकि आपने आमने सामने की भुजाओं का योग लिया था a प्लस बी। तो यहाँ पे a तो a है ही है, b जो है वो भी a है, तो इसलिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, जो कि समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 2a और इंटू H1, 2 से 2 काट दीजिए, ये हो गया आपका AH1। अच्छा, आप ये इससे नहीं, आप इधर वाली भुजाओं से भी निकाल सकते हैं, इधर वाली भुजाओं में भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप इस बार आपने ये वाला लिए, ए भुजा लिया, अगर बी भुजा लेते तो बी भुजा से भी निकाल सकते, तब ऊंचाई थोड़ी बदल जाती। इस बार ऊंचाई H1 है और अगली बार जब आप ये वाली भुजा लेते तो ऊंचाई और चेंज हो जाती है। मान लीजिए तब जो आपकी ऊंचाई है वो H2 है, तो ये जाता 1/2b, 2 से 2 कट जाता, यह आ जाता आपका BH2। H2 इस बार हाइट है, इस बार जो लंब डाला गया, देखिए इस बार लंब ए पे डाला गया था, है ना, ए भुजा पे लंब डाला गया था, इस बार जो लंब डाला जाएगा वो बी के ऊपर डाला जाएगा। तो बी के जो सामने शीट्स है ए और डी, उससे जो बी पे लंब डलेगा वो जो ऊंचाई है वो H2 है, बी उसका आधार हो गया, H2 उसका हो गया, 2 बार बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं तो b प्लस बी 2b हो जाएगा। चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, 2b होता है ना, a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी मतलब दोनों समांतर भुजाएं, तो दोनों सेम है, तो a प्लस a 2a या b प्लस बी 2b, तो इस वजह से थोड़ा सा ये 2 है ये कट जाता है। ध्यान देखिए दो त्रिभुज है ये, इसलिए वो 2 से 2 कट गया, तो AH1 BH। अगला है हमारा, अच्छा एक और हमारा होता है सदिश में आपने पढ़ा होगा, वो भी मैं ऐड करा देता हूँ। एक और होता है, अगर आपको बीच का कोण पता है, अगर इनके बीच का जो कोण है अगर आपको ये पता है, तो अगर कोण पता है तो आप H1 का मान b के पदों में निकाल सकते हैं, H1 का मान b के पदों में निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा आपको पता है, थीटा पता है तो आपको इस त्रिभुज के हिसाब से, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में कोण थीटा हो गया, तो H1/b ये हो गया आपका लंब, लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो H1 कितना हो जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा b साइन थीटा, तो आप H1 का मान b साइन थीटा भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AB साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला आपका AB साइन थीटा भी बन जाता है इसका, अगर आपको बीच का कोण पता है तो। अगला है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आपका रोम्बस, प्रत्येक कोण बराबर होता है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है। तो इसका जब एरिया निकालने की बात आती है कि इसका एरिया कितना होगा, तो आपको विकर्ण की जो लंबाई है उनकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको पता है कि जो पहला विकर्ण है उसकी लेंथ d1 है, दूसरा विकर्ण है उसकी लेंथ d2 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 d1 गुना d2। इससे आपको समचतुर्भुज का जो एरिया है वो पता लग जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी भी वो ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला पकड़ के बैठना है, आप और फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फॉर्मूले हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब और फॉर्मूले का मतलब क्या है, और अपना जो समचतुर्भुज का, क्योंकि समचतुर्भुज जो है वो चतुर्भुजों में ही आता है, समचतुर्भुज चतुर्भुजों में आता है, तो जो चतुर्भुज का फॉर्मूला था जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा है, चतुर्भुज वाला फॉर्मूला, ये भी काम में लिया जा सकता है। ये नहीं कि बस वही एक ही फॉर्मूला पढ़ा है तो अब यही काम में लेना, नहीं, आप ये भी काम में ले सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आपके दोनों बन जाएंगे, क्योंकि अब समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को, ये देखिए ये जो विकर्ण है इनमें, वहाँ पे अगर आप उस फॉर्मूले को देखें तो उसी फॉर्मूले का रूप ये वाला फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का रूप ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसका जो आइडिया है वो आपको समझा देता हूँ कि देखिए ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये प्रत्येक अपने एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटने की वजह से ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, तो आपका H1 और H2 इन दोनों का जो जोड़ है वो D1 हो गया, D2 हो गया। ऊपर फॉर्मूले में जाइए, फॉर्मूला क्या था आपका चतुर्भुज वाला, यही तो था 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। अब अगर H1 और H2 ये जो दोनों लंब है अगर ये एक ही हो जाए, तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाले पॉइंट अगर दोनों एक हो जाएं, तो क्योंकि विकर्ण अगर दोनों के 90 डिग्री पे काटेंगे
अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे तो आपका ये फॉर्मूला, ये H1 H2 अलग अलग नहीं होगा, एक ही लाइन पे H1 आ जाएगा, उसी लाइन पे H2 आ जाएगा, मतलब एक ही शीर्ष से H1 और एक ही शीर्ष से H2 आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही आपका एक विकर्ण बन जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला बन गया। तो मैंने कहा ना फॉर्मूले कोई अलग नहीं होते, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि एक दूसरे के रूप ही हैं, स्पेशल केसेस हैं। चलिए अगले आइडिया पे आते हैं। अगला आइडिया है हमारा आयत का, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल, इसी आइडिया को हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। देखिए आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, पहली बात, समानांतर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये सब बातें तो क्लियर है ही। ए बी सी डी, अगर परिमाप निकालना हो तो अगर इस भुजा की लंबाई ए है, ए बी की लंबाई अगर ए है तो आपके सामने की भुजा की लंबाई भी ए हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसे आप लंबाई कह सकते हैं, इसे आप चौड़ाई कह सकते हैं। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। परिमाप अगर आपको निकालना है तो 2a + 2b, 2 कॉमन ले लीजिए, a + b का डबल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसी आयत को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा ले तो वर्ग बन जाता है। वर्ग स्क्वायर में क्या है कि अगर आमने सामने भुजाएं बराबर हो, यही सारा आइडिया हो, यही जो आयत वाला आइडिया है ये हो, बस a और b बराबर हो, छोटी बड़ी ना हो, प्रत्येक और 90 डिग्री होना ही है, आमने सामने भुजाएं बराबर है वो है। अब आमने सामने भुजाएं बराबर होने के बजाय जो एडजॉइनिंग भुजाएं हैं, जो एक आपस में जुड़ी हुई भुजाएं हैं, वो भी बराबर हो, यानी a बराबर b हो, तो आपका आयत बन जाता है वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है, फिर आप दोनों को a बोल सकते हैं, जैसे यहाँ था क्षेत्रफल a × b था, है ना, a × b था। अब a और b दोनों बराबर हो गए तो a का स्क्वायर, a कौन, अब लंबाई चौड़ाई का तो आइडिया रहा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। अब दो बराबर भुजाओं का आप लंबाई चौड़ाई थोड़ी बोलेंगे, फिर आप भुजा बोल देंगे तो भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारी आकृतियां होगी, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई और परिमाप। देखिए परिमाप का मतलब होता है उसकी पूरी लंबाई। आप जो एक बिंदु से स्टार्ट करें और उसके ऊपर उस आकृति के ऊपर चलें और वापस आने तक आप जितनी दूरी तय करेंगे वो परिमाप है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे बाहर निकल के हम आकृति पे पहुंचते हैं, वृत्त पे। वृत्त यानी सर्कल, बहुत अच्छे से आप इसको पहचानते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। सबसे पहली आकृति और सबसे प्यारी आकृति यही थी। इसके लिए केंद्र, एक त्रिज्या r, इसमें परिधि कहते हैं जिसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, परिधि जो कि होती है 2πr, परिमाप क्षेत्रफल, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। नंबर 7, तो ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त के बाद में, वृत्त के अंदर ही एक आइडिया था वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। पहले मैं क्या करके आकृति को लेता हूँ, पहले त्रिज्यखंड को ले लेता हूँ, करते वृत्तखंड को ले लेता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्तखंड क्या होता है। आप इस वृत्त में अगर एक जीवा खींचे तो जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांट देती है। एक लघु, ये वाला तो हो गया लघुखंड, इसे लघुखंड बोलते हैं, वृत्त का लघुखंड। इसको वर्ग का दीर्घखंड। देखिए याद देखिए, टोटल तो वृत्त के बराबर ही है, टोटल तो वृत्त के बराबर ही है, लेकिन आपके जो जीवा है उस जीवा ने आपके वृत्त को दो भागों में बांट दिया, लघुखंड और दीर्घखंड। तो ये जो लघुखंड और दीर्घखंड जो आपके दो बने हैं, उसमें से अगर आपसे पूछे कि लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए, तो ये निकालने का जो तरीका है उसको बताता हूँ कैसे। केंद्र लीजिए, केंद्र को A से मिला दीजिए, केंद्र को B से मिला दीजिए, और ये कोण पता करिए ये कोण कितना है, क्योंकि इस कोण से ही काफी फर्क पड़ने वाला है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बट्टा 180, थीटा का मान डिग्री में लेना है, -1/2 r² sin थीटा। ये आपका इसका ये क्षेत्रफल आया लघुखंड का। अब लघुखंड देखिए, लघुखंड का क्षेत्रफल है ये, याद देखिए लघुखंड का, इसलिए कई बार किताबों में लघुखंड लिखा हुआ होता है, सही नाम भी सही है लघुखंड, क्योंकि दो खंड बना रहा है, दीर्घखंड भी बना रहा है, लघुखंड भी बना रहा है। दीर्घखंड का निकालना हो, दीर्घखंड का अगर आपको निकालना हो तो आप πr² में से, यानी जो वृत्त का टोटल क्षेत्रफल है उसमें से अपने लघुखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, इससे आपको अपना दीर्घखंड का जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी आइडिया में एक और आइडिया ऐड करेंगे, वो है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में होता है कि नाम से देखिए, त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड। ये वृत्त ले लीजिए, ये वृत्त का केंद्र ले लीजिए, वृत्त की एक त्रिज्या A है, वृत्त की दूसरी त्रिज्या एक और खींच दी B, OA और OB दोनों त्रिज्या होगी,
ये त्रिज्या एक दूसरे से थीटा कोण पर है। तो इन्होंने जो क्षेत्रफल अपने अंदर पैक किया है, अपने अंदर बनाया है, ये देखिए ये वाला, इस पूरे क्षेत्रफल को हम त्रिज्या खंड के नाम, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, जैसे पिज्जा का एक पीस होता है ना, एक टुकड़ा होता है ना, उस तरीके से इसे त्रिज्या खंड कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 180। लेकिन याद रखिएगा थीटा का मान जो है वो रेडियन में नहीं है, डिग्री में है ना, वरना आपको 180 हटा देना होगा, खाली थीटा रखना होगा अगर रेडियन में है तो। खासा करेक्शन रह गया, ये 360 है। और यहाँ पे मैं फिर से याद दिला देता हूँ, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो है थीटा डिग्री में है। यहाँ आप रेडियन में मत रखिएगा, रेडियन में अगर हो तो उसे डिग्री में चेंज करके फिर रखिएगा। और या फिर अगर आप बिल्कुल भी चेंज करना, देखिए चेंज कर सकते हैं आप जो है वो रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, तो उसे चेंज करके यहाँ रखिएगा, डिग्री में ही चलना चाहिए ये, क्योंकि फॉर्मूला डिग्री के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने गलती लिख दिया, 180 के बजाय 360 है। और जब भी आप व्रत पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चाप की जो लंबाई होती है, जैसे ए बी चाप है, तो चाप की लंबाई बराबर होती है, चाप की लंबाई बराबर कोण इंटू त्रिज्या, कोण और त्रिज्या का गुणनफल। यहाँ पे त्रिज्या, कोण जो है वो रेडियन में होगा, चाप की लंबाई बराबर कोण बटा त्रिज्या, या फिर कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। मान लीजिए चाप की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, कोण थीटा है, तो थीटा बराबर एल बटा आर होता है। तो इससे आप जितना भी खंड है उतने खंड की लंबाई निकाल सकते हैं। आगे आता है वर्त के साथ दिग्वर्त। दिग्वर्त जो एक साइड से थोड़ा बड़ा होता है, अंडाकार होता है, एक साइड से थोड़ा बड़ा होता है, एक साइड से छोटा होता है। एक दीर्घ अक्ष होता है, एक साइड से दीर्घ होता है, एक साइड से लघु होता है। जिस साइड से दीर्घ होता है उसकी अर्ध लंबाई को हम ए कहते हैं, और जो लघु होती है उसको अर्ध लंबाई को बी कहते हैं। तो इसका जो परिमाप है, पूरी लंबाई है पाई अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई ए बी, पाई इंटू ए बी। अगला समबाहुभुज। समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब होता है कि बहुत सारी भुजाओं वाला। देखिए बहुत सारी भुजाओं वाला त्रिभुज भी होता है, हम पढ़ चुके, चतुर्भुज भी होता है, हम पढ़ चुके। तो समबाहुभुज में फिर हम 2, 3 तक, तो 4 तक तो हम पढ़ चुके, 5, 6, 7 उनकी बात करते हैं। तो n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो किसी भी समबाहुभुज, वो चाहे 3 भुजा का हो, चाहे 4 भुजा का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, उसकी कुछ जो कॉमन बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो समबाहुभुज में कोणों का योग, सभी कोणों का योग अगर आपको निकालना, अब आपको त्रिभुज का याद है 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, मगर पूछो पंचभुज का या षष्भुज का, तो वो कैसे निकलेगा। तो समबाहुभुज के कोणों का योग, सभी कोणों का योग, और कोण कितने होते हैं, जितनी भुजाएं होती है, ये याद रखिएगा, n-2 इंटू पाई, पाई को 180 भी कह सकते हो आप। ये होता है आपका सारे कोणों का जोड़, टोटल जो कोण होते हैं उनका जोड़ इतना होता है। और एक कोण का मान, सारे कोण बराबर होते हैं, सभी कोण समान होते हैं, क्योंकि समबाहुभुज बोल रहे हो आप। समबाहुभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है, सारे कोण बराबर है, तो सभी कोण समान है। क्यों समान है, क्योंकि सभी भुजाएं समान है। एक कोण का मान निकालना हो कि एक कोण कितने का होता है समबाहुभुज में, देखिए 2 फर्क है, एक होता है बहुभुज, एक होता है समबाहुभुज। बहुभुज में होता है जो बहुभुज है, एक होता है समबाहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ध्यान दीजिए फर्क देखिए, ये मान लीजिए 6 भुजाओं वाला है, ठीक है। एक मान लीजिए ये भी 6 भुजाओं वाला है, ये भी 6 भुजाओं वाला है, ये भी 6 भुजाओं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, एक में भुजाएं मैंने बराबर रखी है और एक में भुजाएं छोटी बड़ी रखी है। तो समबाहुभुज की बात करें, इसे कहेंगे समबाहु, सम षटभुज, इसको बोलेंगे षटभुज, खाली षटभुज, क्योंकि 6 भुजाओं से बना हुआ ना, तो षटभुज। ये समान 6 भुजाओं से बना हुआ है, इसलिए सम षटभुज। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है बहुभुज लेकिन समान भुजाओं वाला। तो समबाहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो, जितने भी कोण होंगे वो सब बराबर होंगे। षटभुज में 6 भुजाएं तो होंगी लेकिन आपस में बराबर हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ एक कोण जो है उसकी बात कर रहे थे हम, सारे कोण बराबर हैं, इसलिए टोटल कोणों का योग n-2 इंटू पाई है। एक कोण का मान निकालने के लिए n का भाग दे दीजिए, एक एक कोण का पता चल जाएगा एक कोण कितने का है। अब इससे जुड़ी कुछ बातें, अगर इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कुछ छोटे रिजल्ट है जो डायरेक्ट आपके काम आ सकते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो आपका अंदर वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2। a जो है वो उस बहुभुज की भुजा है, समबाहुभुज की भुजा है,
कोण थीटा उसका कोण है, तो a/2। ऐसे ही परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/2 sec θ/2। तो ये हमारी आकृतियां पूरी हो गई। अब चलते हैं आयतन की तरफ। आयतन जो बनाती है वो त्रिविमीय आकृतियां ही आयतन बनाती है। त्रिविमीय मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो x, y और z तीनों दिशाओं में जाती हो, त्रिविमीय आकृतियों की बात करें जिसमें तीनों होंगे। लंबाई होगी मतलब वो इस तरफ भी फैली हुई होगी, इस तरफ भी फैली होगी और ऊपर की तरफ भी फैली होगी। मतलब वो तीनों दिशाओं में, मतलब आपकी x दिशा में, आपकी y दिशा में और आपके ऊपर की तरफ z दिशा में, दाईं तरफ, ठीक है, आमने सामने, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो आकृति तीनों तरफ हो वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। चाहे हाँ कम ज़्यादा हो सकती है कि भाई दाएं बाएं कम फैली हुई है या आमने सामने कम फैली हुई है या ऊपर नीचे कम फैली हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तीनों दिशाओं में उसका थोड़ा थोड़ा फैलाव है तो वो त्रिविमीय आकृति है। और जो त्रिविमीय आकृति होती है उसमें आयतन ज़रूर होता है। तो हमारे पास जो आकृति है त्रिविमीय की खास स्टैंडर्ड वाली आकृति, हम उनकी बात ही करेंगे। बेलन की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे और गोले की बात करेंगे। ये तीन आकृतियाँ बड़ी फेमस है और इन्हीं तीन आकृतियों पे हमारी परेशानियाँ शुरू होती है, इन्हीं पे हमारे सवाल आधारित होते हैं। सबसे पहले आते हैं बेलन। यह है आपका बेलन, इसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h। बेलन के अंदर दो क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिर्फ पृष्ठ पृष्ठ का। मान लीजिए अगर आपका बेलन ऐसा है जिसका कोई ढक्कन भी नहीं है, कोई पैंदा भी नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, केवल ये वाला, कौन सा जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, केवल जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है जहाँ पे पेंट हो रहा है, या यूँ समझिए अगर आप रसगुल्ले का डब्बा लेके आ रहे हैं, है ना, रसगुल्ले के जो हल्दीराम के या इनके जो रसगुल्ले का जो डब्बा आता है वैसे ही होता है। उसमें जहाँ पर वो हल्दीराम का लोगो लगा हुआ है, डिटेल चिपकी हुई है, वो सारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया अपना 2πr/h। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाता है कि ढक्कन और पैंदा भी शामिल हो जाता है। आपको अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपका वक्र पृष्ठ तो 2πr/h था ही, आपका ढक्कन सर्किल है तो दो सर्किल हो गए, दो वृत्त हो गए, दो वृत्त का 2πr²। अब आ जाते हैं इसके आयतन के ऊपर। आयतन का मतलब है इसमें कितनी चाशनी आएगी। जो रसगुल्ले डाले जाएंगे, अगर रसगुल्ले ना डाले जाएं, केवल चाशनी डाली जाए तो कितनी चाशनी इसके अंदर आएगी। वो जो रसगुल्ले का जो पानी होता है मीठे वाला, वो कितना आएगा, वो उसका आयतन है। दूसरा हमारा होता है शंकु। शंकु, और शंकु में भी हम अधिकतर जिस शंकु के बारे में पढ़ते हैं वो लंबवर्ती है, और बेलन भी हमारा लंबवर्ती होता है। लंबवर्ती का मतलब एकदम सीधा खड़ा, सीधा 90 डिग्री पे खड़ा हुआ। वैसे देखिए बेलन कोई भी हो सकता है, शंकु कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ते। हम ये देखिए 90 डिग्री पे खड़े हुए जो शंकु है, बेलन है, उनको पढ़ते हैं। ये 90 डिग्री पे खड़े हुए होते हैं ऐसे ठक, ठीक है। ये इसका L कहलाता है, ये ऊंचाई h कहलाती है, ये r कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार L² बराबर होता है r² + h², ठीक है। इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, पृष्ठ मतलब ये जो टोपी है जोकर वाली, इस टोपी का खाली संपूर्ण पृष्ठीय होता है, ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा गोला, जो कि एकदम फुटबॉल जैसा होता है। फुटबॉल को याद कर लीजिए। फुटबॉल में एक ही चीज़ होगी, वो है त्रिज्या। तो इसमें कोई वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ नहीं है, जो भी है वो एक ही क्षेत्रफल है, कि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। बॉल में कोहे का ढक्कन भाई, बॉल में काहे का ढक्कन, 4πr²/3। अब इसमें गोले में आता है कि जिसमें आधा कर दिया जाए तो इसको काट दिया जाए तो अर्धगोला, गोले को आधा काट दिया जाए, मतलब कटोरे की तरह कर दिया जाए, कटोरे की तरह कर दिया जाए तो अर्धगोले में सब कुछ आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा, आयतन आधा। अगली हमारी फेमस आकृति है घन और घनाभ। 4 घन और घनाभ। सबसे पहले घनाभ पे आ जाते हैं। घनाभ में देखिए कई चीजें होती है। क्षेत्रफल का मतलब तो सीधी सीधी सा आइडिया है, वो तो आप समझ ही गए कि भैया हमें कलर करवाना है, और कलर करवाने के लिए हमें जितनी जगह की जरूरत है ना, कलर भरा तो जाता ही नहीं है, दीवारों पर कलर किया जाता है, तो कलर करने के लिए हमें कितनी जगह मिलने वाली है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आपका घनाभ है, ठीक है। ये लंबाई है जिसे L से दिखा सकते हैं आप, चौड़ाई को आप B से दिखा सकते हैं, और आपकी जो ऊंचाई है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय h। तो ये LBH होगी। तो आपका आयतन जो है वो तो हो जाएगा, मतलब इसमें अगर आपको पानी भरना हो, टंकी बनानी हो, तो वो कितनी पानी की होगी, वो होगी LBH।
अब एरिया जो है वो आपको पूरा चाहिए या कितना चाहिए? अगर पूरा एरिया चाहिए, पूरा क्षेत्रफल चाहिए जब, तो इसके अंदर 6 फलक है, 4 दीवारें, छत और फर्श। इस हिसाब से 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, LB प्लस BH प्लस HL। और अगर सिर्फ चारों दीवारों का चाहिए, सिर्फ दीवारों का, तो एक दीवार का निकाल लीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन दीवारों के फ़र्क है, क्योंकि सामने की दीवारें बड़ी है, लंबी ज़्यादा है, और ये थोड़ी कम है। तो देखिए पहले इस दीवार का निकालो, इस दीवार का हो जाएगा L इंटू एच। सामने वाली दीवार जो आपको दिख रही है ये वाली, इसका है L इंटू एच, तो ये हो गया L इंटू एच। फिर दूसरी जो दीवार है ये साइड वाली, इस साइड वाली का हो जाएगा B इंटू एच। एक छोटा कुछ आइडिया और रह गया जिनके बारे में और बात कर लेते हैं। एक है शंकु का छिनक, मतलब जिसको एक्चुअली बाल्टी कहते हैं, शंकु का छिनक। जैसे बाल्टी होती है ना, बाल्टी शेप में, शंकु नहीं होता। देखिए शंकु तो तीखा होता है, वो तीखा नहीं होता, बाल्टी शेप में होता शंकु ही। अगर आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, आगे जोड़ दें तो शंकु बन जाएगा। इसके 2 हिस्सों की जो त्रिज्याएं हैं वो है R2, ये है R1, और बीच की जो हाइट है वो है H। तो इसमें कितना पानी आएगा अगर आपको वो निकालना हो तो ये होगा 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये आपका शंकु का छिन्नक होता है, मतलब बाल्टी होती है। अगला आइडिया है हमारा पिरामिड। पिरामिड भी देखिए शंकु से मिलता जुलता ही है। शंकु का जो आधार होता है, बेस जो होता है, वो होता है वृत्त। अगर आप बेस को वृत्त की जगह कोई बहुभुज बना दें, कोई भी बहुभुज ले लें, कुछ ऐसा बहुभुज अगर आपने ले लिया और इनको मिलाने पर ये आपका पिरामिड बन जाएगा। इसका आयतन होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/3 एरिया ऑफ द बेस। ये जो बेस है इसका एरिया, ये जो नीचे वाला आधार है ना, इसका एरिया A और इसकी हाइट H। इसका एरिया A और हाइट H, 1/3 AH। उसके बाद में एक और आइडिया बचता है जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म सिंपल सा आइडिया बेलन का है। बेलन में ऊपर नीचे वृत्त होते हैं, वृत्त को हटा दीजिए, वृत्त को हटाकर उसकी जगह एक बहुभुज लगा दीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं चतुर्भुज जो है वो ऊपर और नीचे चतुर्भुज लगा देता हूँ। देखिए आप चतुर्भुज भी लगा सकते हैं, पंचभुज भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इससे जो आकृति बनेगी वो आपकी प्रिज्म कहलाएगी। ये प्रिज्म होता है। और प्रिज्म का जो आयतन है V बराबर एरिया इंटू H। एरिया किसका? बेस का। ये जो आपका बेस है इसका एरिया A और इसकी जो हाइट है H, तो V बराबर होता है AH। ये आपका प्रिज्म का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन हो गया। तो ये फाइनली हमारे कंसेप्ट थे जो मैंने सबके फॉर्मूले जो आपको है वो बता दिए। अब कुछ सवाल करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। ये बातें आपको बता दी है। अगर कुछ भूल भी गया हूँ तो घबराइए मत, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल जो है कुछ जगह छूट भी गई तो सवाल जो है उससे निकलवा लेगा हमसे कि भाई तुम ये भूल गए थे, कि सवाल तो नहीं छोड़ेंगे ना, सवाल तो हर टाइप के आएंगे, तो वो अपने जो चीज़ें बच रही हैं वो भी निकल जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।